Welcome to another lecture on high voltage engineering. In our today's lecture, we are going to discuss about what are the factors which an engineer must keep in mind while selecting an insulation for a high voltage equipment, and then we are going to discuss some general techniques that what are the types of tests which are conducted for testing of the insulation. Because हमारा जो ये कोर्स है ना, इसका मेन आइडिया, मेन फ्रेमवर्क यही है कि हमने इंसुलेशन को टेस्ट करना है। इंसुलेशन को कौन सी इंसुलेशन किस टाइप के पावर सिस्टम के इक्विपमेंट के लिए हमने यूज़ करनी है। अगर आपके पास एक सर्किट ब्रेकर है जो कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में लगा हुआ है, या आपके पास हाई वोल्टेज जनरेटर्स हैं, हाई वोल्टेज में ट्रांसफार्मर्स काम कर रहे हैं, तो उन ट्रांसफार्मर्स में और फर्दर जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं जो कि आपके पास उस सारे पावर सिस्टम में जो कि हाई वोल्टेज पावर सिस्टम है उसमें इंस्टॉल्ड हैं, उनकी इंसुलेशन किस तरह की होनी चाहिए, और फिर उस इंसुलेशन को सिलेक्ट करना कि कौन सी इंसुलेशन उसके लिए सही रहेगी, फिर उस इंसुलेशन को टेस्ट करना। अब उस इंसुलेशन को टेस्ट करने के लिए आपके पास फिर आपको हाई वोल्टेज जनरेट करना पड़ता है। हाई वोल्टेज को कैसे जनरेट करते हो और फिर हाई वोल्टेज को मेजर कैसे करेंगे, ये हमारा कोर्स सारा इन्हीं चीज़ों के अराउंड ये इसको करते इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो जब आप किसी इंसुलेशन मटेरियल को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास कोई ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपके पास एक ट्रांसमिशन सिस्टम है। अब उसमें आपके पास क्या है, एक टावर है, ठीक है, जिसके ऊपर ट्रांसमिशन लाइंस लगी हुई, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है। अब ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर्स को किसने सपोर्ट किया, उसके लिए इंसुलेशंस आ जाती हैं। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स हैं, पिन टाइप, पोस्ट टाइप। आप देखते होंगे अगर आप अलॉन्ग द रोड साइड जा रहे हो तो आपके पास पावर ट्रांसमिशन के टावर्स लगे हुए हैं। आप देख रहे हो पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क है, वहाँ पे जो कंडक्टर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इंसुलेटर्स लगे हुए हैं, डिस्क टाइप इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, इन द सेम वे सर्किट ब्रेकर है हाई वोल्टेज में लगा हुआ, उसकी इंसुलेशन, स्विच गियर की इंसुलेशन, लाइन आइसोलेटर्स की इंसुलेशन। तो उस इंसुलेशन को चूज़ करने के लिए ऑब्वियसली एक इंजीनियर के पास एक क्राइटेरिया होता है। तो वो क्या है, एन इंजीनियर, लेट मी राइट इट हियर, an engineer must consider following points while choosing insulation for high voltage equipments इन पावर सिस्टम। अगर आपको कोई ऐसी जगह पे जॉब मिलती है जहाँ पे हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स डिज़ाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बहुत यूज़फुल आएंगी। ठीक है, तो हम एक इंजीनियर को कौन कौन से पॉइंट्स को देखना है। नंबर 1, ही मस्ट कंसीडर द रेटेड वोल्टेज, which does not stress the insulation। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी वोल्टेज स्ट्रेस की, और वो रेटेड वोल्टेज देखना, पहले उसको ये देखना है कि उस इंसुलेशन के लिए कौन सा रेटेड वोल्टेज है जिस पे वो इंसुलेशन अंडर स्ट्रेस में नहीं रहती, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी हाई वोल्टेज इक्विपमेंट अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन उसकी जो इंसुलेशन है वो कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहे, क्योंकि कंटिन्यूस स्ट्रेस आफ्टर सम टाइम इवेंचुअली इंसुलेशन को ब्रेक डाउन करवा देती है, फ्लैश ओवर करवा देती है। ठीक है, तो जो भी इंसुलेशन आप लोग चूज़ कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि इसका रेटेड वोल्टेज क्या है, कि वो वोल्टेज जो कि उन इंसुलेशन को स्ट्रेस में नहीं डालता। उसके बाद अगर आपके पास कुछ सर्किट ब्रेकर्स हैं या कोई ट्रांसमिशन लाइन है
जहाँ पे वो हाई वोल्टेज इक्विपमेंट लगा है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, यू मस्ट कैलकुलेट और यू मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबल मैग्नीट्यूड versus time, possible magnitude versus time of the over voltage. Stress, possible magnitude versus time of the over voltage stress, इस तरह से कि आपकी जो इंसुलेशन है वो इस ओवर वोल्टेज को, जो पॉसिबल आपका ओवर वोल्टेज आ रहा है, उसको विद स्टैंड कर जाए, ठीक है। लेट मी राइट इट हियर सच दैट द सिलेक्टेड इंसुलेशन, जो आपने इंसुलेशन चूज की है, इट मस्ट विद स्टैंड। तीसरा पॉइंट जो कि एक डिज़ाइन इंजीनियर को पता होना चाहिए इज़ दी पॉसिबल रिस्पॉन्स ऑफ द इंसुलेशन when subjected to voltage stress, ठीक है। थर्ड वन इज द पॉसिबल रिस्पॉन्स ऑफ द इंसुलेशन, वो जो इंसुलेशन है अगर उसके अक्रॉस ओवर वोल्टेज आता है तो वो कैसा रिस्पॉन्स देगी, कैसा बिहेवियर वो शो करेगी, ठीक है। तो इसीलिए जब हम टेस्टिंग करते हैं, आपने एक बहुत टर्म यूज़ आगे हम पढ़ेंगे, टेस्टिंग ऑफ केबल्स। अब केबल्स की टेस्टिंग में एक तो टेस्ट होता है कि आप जो रेटेड करंट है वो पास कराते हो, एक जो हमारे हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो उसका टेस्ट है वो है इंसुलेशन ब्रेक डाउन टेस्ट या इंसुलेशन फ्लैश ओवर टेस्ट, इंसुलेशन ब्रेक डाउन टेस्ट, कि जिसमें आप हाई वोल्टेज उस इंसुलेशन जो आपके पास केबल है ना या कोई भी इंसुलेशन है उसके अक्रॉस आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो, फिर उसका रिस्पॉन्स देखते हो। अगर तो फ़ौरन से ब्रेक डाउन कर गई, इट मीन्स कि वो इंसुलेशन आप यूज़ नहीं करोगे, आपको कोई और इंसुलेशन चूज़ करनी पड़ेगी अपने उस हाई वोल्टेज कंपोनेंट के लिए, ठीक हो गया। तो दीज आर 3 फैक्टर्स which a design engineer must keep in his mind when he is selecting the type of insulation for the high voltage equipment installed in the power system. अच्छा, अगली चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं that is about how insulation is tested. अब हम इंसुलेशन को टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली अब तक आपको ये आइडिया हो गया होगा कि इंसुलेशन को टेस्ट करने के लिए यू मस्ट बी हैविंग सम हाई वोल्टेज, ठीक है। हाई वोल्टेज जनरेट कर दिया, फिर आपके पास हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, हाई वोल्टेज की मेजरिंग डिवाइसेस होंगी। फिर आपके पास क्या क्या होगा, आपके पास ना सिर्फ मेजरिंग डिवाइसेस बल्कि ये भी होगा पूरा बिहेवियर रिकॉर्ड करने के लिए ग्राफिंग टूल्स होंगे। क्या आप देख रहे होंगे एक ऐसा टेस्ट बेंच होगा जो कि आप ऑब्वियसली लैब वर्क में देखेंगे कि जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज किस तरह से डिके हो रहा है, करंट किस तरह से फ़्लो किया, कितने टाइम के बाद इंसुलेशन में ब्रेक डाउन हुआ, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इंसुलेशन को टेस्ट करने के लिए द फर्स्ट थिंग यू रिक्वायर इज़ द जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेज। आपने हाई वोल्टेज को जनरेट करना है। तो जो हाई वोल्टेज आप लोग जनरेट करने जा रहे हैं ये कौन से होंगे, दे आर AC एज वेल एज DC। ये AC हाई वोल्टेजेस भी होंगे और DC हाई वोल्टेजेस भी होंगे। और इनको जनरेट कैसे करते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई वोल्टेज जनरेटर्स होते हैं। और ये हाई वोल्टेज जनरेटर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये कैसे काम करते हैं,
ये हम डिटेल में अपकमिंग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, इनकी डिटेल्स बहुत जल्द हम देखेंगे, ठीक है। और ये तो हो गया, तो कुछ एक और हम एक ब्रीफ सा आइडिया डिस्कस करते हैं कि जो हाई वोल्टेज जो इंसुलेशन है उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास किस किस तरह के टेस्ट होते हैं जनरल। तो हमारे पास जो टेस्ट होते हैं जनरल, हमारे पास एक कैटेगरी है, फॉलोइंग टेस्ट होते हैं हमारे पास। नंबर 1, हम टेस्ट क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेस्ट द इंसुलेशन, और उसके लिए हमने हाई वोल्टेजेस को जनरेट कर लिया, ठीक है। और हाई वोल्टेज को जनरेट किया तो हमारे पास टेस्ट कौन से, नंबर 1 इज द टाइप इज टेस्टिंग with power frequency voltage. This is one of the types of high voltage insulation testing. What does it means? Power frequency voltage, हर चीज़ के ना टाइटल में इंफॉर्मेशन हिडन होती है। पावर फ्रिक्वेंसी, हमारे यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी आती है, 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी की सप्लाई है, ठीक है, और कहीं होती है 60 हर्ट्ज़ की, ठीक है। एनीहाउ, तो अब टेस्टिंग विद पावर फ्रिक्वेंसी वोल्टेज से क्या मतलब है कि इसमें हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं उस इंसुलेशन के अक्रॉस, ठीक है, और फिर उसका हम बिहेवियर चेक करते हैं। और क्या मतलब, आपने अक्सर देखा होगा कि सर्विस ईयर्स लिखे होते हैं, ईयर्स ऑफ सर्विस लिखे होते हैं। कई कुछ कंपनीज मेंशन करती हैं, कुछ इसको मेंशन नहीं करती। लेट्स सपोज आपके पास एक स्विच है, ठीक है, या आपके पास कोई लाइन आइसोलेटर है, ठीक है, या आपके पास कोई पावर लाइन स्विच है जो कि हाई वोल्टेज सिस्टम में यूज़ हो रहा है, तो उसके ऊपर सर्विस लाइफ लिखी होगी, ठीक है। लेट्स सपोज पे मेंशन किया गया 5 इयर्स, 10 इयर्स या 3 इयर्स। कंपनी ने लिख दिया कि आप इस इक्विपमेंट को 3 साल तक यूज़ कर लें, 5 इयर्स तक यूज़ कर लें, ठीक है, 10 इयर्स तक यूज़ कर लें। उसके बाद क्यों ना यूज़ करें, क्योंकि उन्होंने इसको टेस्ट किया है। ऑब्वियसली ये जो आपके पास इक्विपमेंट है ये हाई वोल्टेज में लगी हुई है, हाई वोल्टेज उस इंसुलेशन के अक्रॉस हर टाइम पे है, तो लेकिन इवेंचुअली आफ्टर 10 इयर्स वो इंसुलेशन जो है वो ऐसी बिहेव करेगी कि बस वो अब इंसुलेशन नहीं है, ज़रा सा भी ओवर वोल्टेज आया तो यू आर एट अ रिस्क ऑफ इंसुलेशन फेलियर, ठीक हो गया। तो अब ये कैसे बताई जाती है ईयर ऑफ सर्विस, हम क्या करते हैं उस इक्विपमेंट की इंसुलेशन को टेस्ट करते हैं। वो जो हाई वोल्टेज में जो हाई वोल्टेज इक्विपमेंट है, कोई सा भी जो भी आपने अंडर योर टेस्ट है, हम उसकी इंसुलेशन के ऊपर एक टेस्ट, उसके इंसुलेशन के ऊपर एक टेस्ट अप्लाई करते हैं। दैट टेस्ट इज़ टेस्टिंग विद पावर फ्रिक्वेंसी वोल्टेज। अब ये जो टेस्ट होता है इसकी ड्यूरेशन होती है हमारे पास 1 मिनट की, ठीक है, एटलीस्ट 1 मिनट ड्यूरेशन होती है। और जो टेस्ट वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं it is set at a level higher than, obviously it is set at the level higher than expected working voltage। मतलब अगर आपके पास एक इक्विपमेंट है जो कि 66 kV में यूज़ हो रहा है, अब उस इक्विपमेंट की इंसुलेशन के ऊपर हम 66 नहीं बल्कि लेट्स सपोज हम 100 किलोवोल्ट अप्लाई कर देते हैं 1 मिनट के लिए, और हम क्या देखते हैं
उस इंसुलेशन का हम बिहेवियर स्टडी करते हैं। अब उस इंसुलेशन के बिहेवियर को किस तरह से स्टडी करना है ये हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको फ़िलहाल एक टाइप के बारे में बता रहा हूँ कि टेस्टिंग विद पावर फ्रिक्वेंसी वोल्टेज, टेस्ट की ड्यूरेशन 1 मिनट है, टेस्ट वोल्टेज हायर देन दी एक्सपेक्टेड वर्किंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं और फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है 50 हर्ट्ज़ या फिर 60 हर्ट्ज़, इट डिपेंड्स ऑन दी कंट्री। तो ये जो टेस्ट है ये क्या चीज़ हमें प्रोवाइड करता है? दिस टेस्ट provides us with the information about the years of service, कि आप इस इक्विपमेंट को कितने साल तक सेफली यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो टेस्टिंग विद पावर फ्रिक्वेंसी वोल्टेज का क्या फ़ायदा हुआ? वो हमें ईयर्स ऑफ सर्विस डिटरमिन करके दे देता है। अब हमारे पास एक और टेस्ट है विच इज़ testing with lightning impulse voltage. Testing with lightning impulse voltage. Now what does it means? तो क्योंकि इस टेस्ट में क्या होता है, ये टेस्ट किस लिए डिज़ाइन किया गया? दिस टेस्ट इज़ डिज़ाइन टू evaluate the insulation behavior in case if lightning over voltage occurs, ठीक है, in your power system। तो यहाँ पे टेस्ट वोल्टेज कितना होगा? Test voltage is similar to lightning impulse voltage. Test voltage similar to lightning impulse voltage is applied और इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी? It is in माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड इसमें नॉर्मली होते हैं दे आर थाउजेंड्स ऑफ किलोवोल्ट्स, ठीक है। तो ये टेस्ट भी किया जाता है इंसुलेटर्स के ऊपर लाइटनिंग इम्पल्स वोल्टेज का, और इसके लिए आपके पास जो लैब्स होती हैं वो स्पेशली बिल्ड होती हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हम और इसको फर्दर स्टडी करते हैं। टेस्ट वोल्टेज के बारे में मैंने बताया आपको, जो ड्यूरेशन है वो क्या है। देखो नॉर्मली जो टेस्ट वोल्टेज है आपके पास, इट इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन हाई वोल्टेज टेस्ट, ठीक है। जो टेस्ट वोल्टेज है इट इज़ लाइक शॉर्ट ड्यूरेशन हाई वोल्टेज पल्स। और सिमिलर टू लाइटिंग ये क्या होता है यहाँ पे, ये अपनी जो इसकी पीक है इट रिटेन्स फॉर अ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स एंड देन स्लोली इसकी जो पीक है वो ज़ीरो पे चली जाती है। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड इम्पल्स वोल्टेज है, स्टैंडर्ड इम्पल्स वोल्टेज फॉर टेस्ट। वो क्या है? स्टैंडर्ड इम्पल्स वोल्टेज वो ये कहता है कि जो टेस्ट वोल्टेज होगा आपके पास, जो आपने जनरेट करना है, टेस्ट वोल्टेज आप कैसे जनरेट कर रहे हो? हाई वोल्टेज जनरेटर से। और उसको मेजर कैसे कर रहे हो? हाई वोल्टेज मेजरिंग इक्विपमेंट से। तो जो टेस्ट वोल्टेज है आपने इस तरह से जनरेट करना है कि इट must reaches its peak value
इन 1.2 माइक्रोसेकेंड्स। 1.2 माइक्रोसेकेंड में आपका जो इम्पल्स वोल्टेज है वो 1000 ऑफ किलो वोल्ट्स पे पहुंच जाए, एंड देन इट डिक्रीजेस slowly to half of its value, to half of peak value in 50 microseconds and then decay. ठीक है, तो टेस्ट वोल्टेज जो स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया आपके पास है, और ये टेस्ट वोल्टेज हम लैब में जनरेट भी करते हैं, और इसका मैं आपको एक वेव शेप बताता हूँ इसका, कि जो वोल्टेज का वेव शेप है वो किस तरह का होता है इसमें। It will be like ये आपके पास वोल्टेज गया, इसका पीक वैल्यू आ गया, और दिस पीक इज reached in just 1.2 microseconds, और उसके बाद इसकी हाफ ऑफ द वैल्यू आपके पास 50 माइक्रोसेकेंड्स तक आई। और उसके बाद आपके पास वोल्टेज डिके कर गया। दिस इज़ योर टाइम एक्सेस एंड दिस इज़ योर किलो वोल्ट स्केल, और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ किलो वोल्ट्स आप अप्लाई करते हो। तो टेस्टिंग विद लाइटनिंग इम्पल्स वोल्टेज में इस तरह की वेव शेप का हाई वोल्टेज जनरेट करके आप इक्विपमेंट के ऊपर अप्लाई करते हो। अगर वो इक्विपमेंट विद स्टैंड कर जाए, मतलब उसका इंसुलेशन अगर इस वोल्टेज को विद स्टैंड कर जाए, इट मीन्स कि योर इंसुलेशन इज़ परफेक्ट। ठीक हो गया। देन हमारे पास एक थर्ड टेस्ट आता है, और उस थर्ड टेस्ट को हम अपने अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो राइट नाउ, थैंक्स फॉर योर टाइम।